व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सत्ता की शुरुआत चेचनिया में एक क्रूर युद्ध से की थी और ऐसा लगता है कि वे अपना शासन भी एक युद्ध के साथ ही खत्म कर सकते हैं। रजमान खादारोव, जो दशकों से इस क्षेत्र में पुतिन के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, ने अभी संकेत दिया है कि वे सत्ता छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्रेमलिन के लिए एक डरावना सपना है। हम सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र में एक बड़े सत्ता शून्य की बात कर रहे हैं जिसे आज भी प्राचीन खून खराबे और माफिया हिंसा शासित करती है। अगर कादिरोव चला गया तो उत्तर काकेशस को जोड़ने वाला गोंद भी खत्म हो जाएगा और वक्त भी सही नहीं है, क्योंकि जब राजनीतिक व्यवस्था टूट रही है, रूसी अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से एक मौत के चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुकी है। सचमुच, जबकि आम रूसी लोग पुतिन से खाने पीने की चीजों के दाम कम करने की गुहार लगा रहे हैं। इस तिमाही में सिर्फ अंतिम संस्कार उद्योग ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। तो चलिए देखते हैं कि संघ कैसे अंदर से टूटना शुरू हो गया है। पहले रजमान कादिरोव की नई घोषणा सुनिए, ये है उनका बयान। ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रमजान अखमातोविच। क्या आप आने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगे? और आपकी राय में हमारे क्षेत्र में खास तौर पर और पूरे देश में चुनावों के बाद क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? वे सिर्फ यहाँ नहीं, और जगहों पर भी होंगे। ये एक गंभीर सवाल है। मैं चुनाव में तभी जाऊंगा जब राष्ट्रपति प्रस्ताव दें और लोग समर्थन करें। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पहले ही तंग आ चुका हूं। ये सत्ता और लोगों की सेवा करना। मुझे लगता है कि नई ताकतें, नए लोग ज्यादा दिलचस्प होंगे। लोग ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और भी ज्यादा। इस स्थिति में सुधार होगा। अगर और लोग होते तो सुधार आता। और इसलिए हम अहमद हाजी के रास्ते पर हम काम पर नहीं हैं। उस काम पर जो होता कोई लोग नहीं है। मैं जहां भी हूं, मैं अहमद हाजी का सलाहकार हूं। पहले दिनों से लेकर मेरी आखिरी सांस तक मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। इसका समय दिलचस्प है क्योंकि मई 2025 में हमें खबरें मिली थी कि खादुरोव इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मशहूर मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुतिन ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। और अब वही चर्चा 6 महीने से भी कम समय में फिर लौट आई है। अब काफी अच्छा मौका है कि ये सब कुछ कादिरोव की सेहत की वजह से हो रहा है। वो बूढ़े हो रहे हैं और उनकी सेहत गिर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी जगह किसी और को लाना आसान नहीं होगा। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में सत्ता संभालेगा, उसके पास चेचनिया के अंदर अपनी स्वतंत्र ताकत होनी चाहिए, और ये उतना आम नहीं है जितना आप सोचते हैं। कादिरोव सत्ता में इसलिए आए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी चेचन युद्ध के बाद पुतिन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से उनका परिवार इस क्षेत्र पर राज कर रहा है। अगर उनकी जगह कोई कमजोर नेता आता है या सत्ता खाली हो जाती है तो क्षेत्र में अस्थिरता होगी जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उन्हें शायद स्थिति को संभालने के लिए रूसी सैनिक भेजने पड़ेंगे, और उस दौरान कुछ ऐसे समूह हैं जो चेचनिया में हालात का फायदा उठा सकते हैं। रूस के अंदर अभी भी ऐसे विपक्षी समूह हैं जो चाहते हैं कि चेचनिया एक स्वतंत्र देश बने, और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि रूस के बाहर भी ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अब भी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चेचनिया रूसी नियंत्रण से बाहर निकल जाए। अब ये सिर्फ चेचन बनाम रूसी मुद्दा नहीं है जो भड़क सकता है, बल्कि उत्तरी काकेशस क्षेत्र में और भी कई मुद्दे हैं जो भड़क सकते हैं। चेचनिया ने इस क्षेत्र के अन्य इलाकों जैसे मशहूर दागेस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया है, और अगर सत्ता का खालीपन होता है तो ये सभी क्षेत्र वो सब वापस लेना चाहेंगे जिसे वे अपना मानते हैं। ये कुछ ऐसा था जो वास्तव में पिछले साल हो रहा था, और हमने इसे इसी चैनल पर कवर किया था। कादारोव ने सार्वजनिक रूप से अन्य क्षेत्रों के नेताओं व दागेस्तान के एक सीनेटर पर दुश्मनी का ऐलान किया था। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक बहु अरब डॉलर की कंपनी को लेकर कादारोव की हत्या करने की कोशिश की थी। इस झगड़े से पता चला कि पुतिन का अन्य क्षेत्रों पर कितना नियंत्रण है और रूसी व्यापार कानून कैसे काम करते हैं। यहाँ व्यापार कानून नहीं है, सब माफिया जैसी हिंसा से कब्जा करते हैं। जो भी आप अपना माने वही आपका होता है।
ये एक अनोखी कहानी थी जो वीडियो के लायक है। एक कपल ने रूस का अमेज़न शुरू किया था। इसे वाइल्ड बेरीज कहा जाता है, लेकिन अचानक उस कपल ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन वे देश का नियंत्रण चाहते थे, तो एक व्यक्ति दागिस्तानी माफिया के पास गया और दूसरा व्यक्ति चेचन माफिया के पास गया। और तब से ही ये दोनों सेनाएं देश पर कब्जा करने के लिए गुप्त रूप से लड़ रही है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। फिलहाल वापस चेचन्या पर आए, क्योंकि ये हमेशा अस्थिर रहा है। अगर सत्ता खाली हो तो अस्थिरता बढ़ सकती है। और जाहिर है, क्रांतियों का नियम नंबर 1 मत भूलिए। आर्थिक संकट क्रांति की आग में घी का काम करते हैं, और रूस में आर्थिक संकट वाकई बहुत गंभीर हो गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद हालात पहले कभी इतने बुरे नहीं थे। लोग, मेरा मतलब है रूसी लोग, सार्वजनिक रूप से पुतिन से पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में यह बुरा दौर कब खत्म होगा, महंगाई कब कम होगी और सरकार के टैक्स कब बढ़ना बंद होंगे। बस इस सार्वजनिक इंटरव्यू को सुनिए जो रूसी लोगों ने दिया था। इस इंटरव्यू का पूरा मकसद पुतिन से सिर्फ एक सवाल पूछना था। तो ये है वो सवाल जो वे पूछ रहे हैं। मैं युद्ध के खिलाफ नहीं हूँ। उन हरामियों ने हम पर हमला किया था। मेरा बेटा अपनी मर्जी से लड़ने गया था। वो अब 4 साल से लड़ रहा है और मुझे उस पर गर्व है। खैर, सब कुछ है, बस पैसे नहीं है। हमेशा की तरह। पैसे की कमी है, वरना सब कुछ ठीक है। खाना है। मैं पुतिन से संतुष्ट हूँ। अगर हो सके तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं भेज दे। मुझे नहीं लगता कि उनसे सवाल पूछना कोई मतलब रखता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जवाब नहीं मिलेगा। आप पुतिन से क्या पूछेंगे? मुझे उस व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं है। ओ, तुम्हें नहीं है, ठीक है। पिछले साल आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ? कुछ नहीं। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बहुत स्थिर। पेंशन जैसी है वैसी ही रहने दो। जब तक अपार्टमेंट है, भले इसमें मरम्मत न हो, लेकिन यहाँ गर्मी है और हमारे पास रोटी का टुकड़ा है जो हम खरीद सकते हैं। मक्खन, हाँ, मुझे थोड़ा और मक्खन चाहिए। भले ही हमारी सेना तेजी से बढ़ रही हो, असल में चीजें इतनी जल्दी नहीं बदल रही। दूसरी तरफ मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। मैं हमारी नीति, हमारी सरकार की नीति और पुतिन जी का व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे सिर्फ गर्व ही महसूस होता है। लेकिन ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। अब आगे क्या होगा? ये 100 साल तक तो नहीं चल सकता। सीवरेज और गैस, बस यही 2 चीजें हमारे पास नहीं है। मैं इसी के बारे में पूछना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सीवरेज की समस्या अभी भी बनी हुई है। जब आप बाहर निकलती हैं तो लोग सब कुछ सीधे सड़क पर फेंक देते हैं। हाँ, यही एकमात्र कमी है। अगर उस समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छा होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर कोई असंतुष्ट है तो वो लोगों की उम्मीदें हैं। आपको बस बिना किसी उम्मीद के जीना होगा। शिकायत करने के लिए सैन्य कर्मियों की लंबी कतार, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, 47,000 से भी ज्यादा लोग। हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे अपने परिवारों के साथ। कब तक? एक सवालिया निशान के साथ। वो समझ जाएगा। जिंदगी और खुशहाल हो गई है। विशेष सैन्य अभियान कब खत्म होगा, ये सवाल अहम है। इसमें काफी समय लग रहा है। अब इसकी तुलना महान देशभक्ति युद्ध से हो रही है। आखिर सब कुछ कब अच्छा होगा? पूरे देश में हर जगह यही हाल है। हम शो देखते हैं, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच अच्छा कर रहे हैं। रूसी सरकार की मुश्किलें दिखाता है कि अब रूसी स्वयंसेवक खुलेआम जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी बैग्स खरीदने के लिए ट्रक भर रकम जुटा ली है। एक उद्योग इससे भारी मुनाफा कमा रहा है, और ये वही नहीं है जिसकी आप सोचते हैं। रिपोर्ट देखें, ताबूतों पर अरबों। यूक्रेन में रिकॉर्ड नुकसान के बाद रूस की सबसे बड़ी अंतिम संस्कार कंपनियों की आय दर्जनों प्रतिशत बढ़ गई। अगर सटीक कहे तो हम सिर्फ 2024 और 2025 की आय की तुलना कर रहे हैं, कई साल बाद की नहीं। रूस की शीर्ष 5 अंतिम संस्कार कंपनियों ने 2024 की तुलना में करीब 25 गुना ज्यादा कमाया। ये हमें रूसी मोर्चे पर होने वाली मौतों की दर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। जितने अधिक रूसी मरते हैं, उतना ही अंतिम संस्कार कंपनियां कमाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही रूस में एक सैन्य अंतिम संस्कार परिसर होगा, जो और ज्यादा युद्धों के लिए दबाव बनाएगा। वहीं दूसरी ओर आम रूसी लोग संघर्ष में हैं, और पुतिन खुद भी ये जानते हैं, क्योंकि अपनी हाल ही की
साल के अंत की कॉन्फ्रेंस में जहां वह आम रूसी लोगों के साथ सवाल जवाब करते हैं। सबसे आम विषय महंगाई और जीवन यापन की लागत था। इनमें से एक सवाल का पुतिन ने सच में जवाब दिया। उनसे आसमान छूती कीमतों के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया, आखिर सब कुछ इतना महंगा क्यों है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब लोग औसत संकेतक या आंकड़े देखते हैं तो अक्सर सवाल उठते हैं, क्योंकि औसत आंकड़े आमतौर पर लोगों के असली अनुभव से मेल नहीं खाते। आंकड़े आमतौर पर उस चीज़ से मेल खाते हैं जिसका सामना व्यक्ति असल जिंदगी में करता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि महंगाई लगभग 5 या 8 तक घट जाएगी, जिससे ऐसा लगता है कि कीमतें कम हो जाएंगी। 75 और 80%। हालांकि खासकर कुछ श्रेणियों में खाद्य मुद्रास्फीति और भी ज्यादा हो सकती है, और वास्तव में है भी। ये व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली खाद्य टोकरी पर निर्भर करता है। अगर उस भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन उत्पाद, मांस और चिकन शामिल है, तो निश्चित रूप से ये परिवार के बजट पर काफी असर डालता है। और इसमें निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे बेसिक्स इनसाइडर सब्सक्राइबर्स के लिए अगली खबर है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में प्रकाशित की है कि स्टीव विटकॉफ कैसे रूस के साथ मुख्य अमेरिकी वार्ताकार बने और कैसे पुतिन ने यह सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई कि ऐसा हो। तो अगर आप सदस्य नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अभी जुड़ सकते हैं। आप basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं, सदस्य बने और अनसेंसर्ड कंटेंट पाएं जो YouTube पर उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा अब आपको बोनस कंटेंट भी मिलेगा जो हम अपनी कुछ न्यूज़ एपिसोड्स के साथ करेंगे। तो मैं आप सबसे अंदर मिलूंगा।